संग्राम को जब पता चला कि छवि उसकी वजह से परेशान है तो वह सोचने लगा कि उसे संग्राम से इतनी नफरत है तो मैं अब उसका नामो निशान ही मिटा दूंगा। संग्राम ने राजू से अगले दिन उसके साथ चलकर बिकने वाली कंपनियां देखने को कहा। राजू इस एरिया को अच्छी तरह से जानता था सो वो मान गया। अगले दिन वो आसपास एक दो जगह जाकर आए। उन्होंने कई जगह और कंपनियां देखीं। आखिर संग्राम को अपनी पसंद की कंपनी मिल ही गई। ये शहर के पास ही थी और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था। ये कंपनी मालिक के बाप दादा ने चलाई थी। अब दादा भी नहीं है, बाप भी नहीं है। वो खुद ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया है, इसलिए वो ये कंपनी बेचना चाहता है। ये कंपनी शर्ट बनाती है। संग्राम ने इसके वर्कर्स से भी बात की। देखिए, मैं ये कंपनी लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरा साथ दें तो हम इसी कंपनी को दोबारा से खड़ी कर देंगे। बोलो आप लोगों का क्या ख्याल है? मैंने तो काम शुरू करना है, ये नहीं तो कोई और सही, पर मैं आप लोगों के परिवारों के बारे में सोचकर ये फैसला कर रहा हूँ। आप बताइए। यहाँ के मालिक का असिस्टेंट आगे आया। अब तक सभी उसी के कहने पर काम कर रहे थे। उसने संग्राम से कहा, सर, हम सब यही सोच रहे थे कि हमारा क्या होगा। कुछ लोग तो काम छोड़कर भी चले गए। हम सब आपके साथ हैं। आप हमें यहीं रहने देंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, फिर तुम लोग काम पर आते रहो। जो लोग गए हैं उन्हें भी बुला लो और जो नए आना चाहते हैं उन्हें भी बुला लो। हम सबको रखेंगे। जितने लोग होंगे उतना ज़्यादा काम होगा, जितना काम होगा उतना प्रॉफिट और उतना पैसा, उतनी ज़्यादा सैलरी। संग्राम ने एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह उन्हें समझाया। उन्होंने डील कर ली। उसके चेक काट कर उसे पैसे दे दिए और ये कंपनी उसकी हो गई। उसने कंपनी का नाम शरद डिजाइन रखा। वो कभी नहीं भूल सकता था कि उसकी माँ उसे शरद ही बुलाती थी, पर माँ के जाने के बाद उसके पापा ने उसका नाम संग्राम रख दिया था। उसने राजू और असिस्टेंट शिव कुमार को कंपनी को रंग रोगन और सफाई का काम सौंपा। आज बुधवार है। मैं चाहता हूँ कि सोमवार को हम इसे एक नए रूप में दोबारा शुरू करें। मैं अपने शहर का सब समेट कर आ जाऊँ। मैं परसों वापस आ जाऊँगा। कहकर उसने राजू और असिस्टेंट को एक चेक दिया और कहा, ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है, कैसे काम करना है, कैसे कराना है, और आप इस सब की हेल्प कीजिएगा। सब वर्कर संग्राम से बहुत प्रभावित हुए। सब सेटल करके संग्राम वापस आ गया। यहाँ से होटल का सफ़र 1 घंटे का था। छवि की तबीयत आज कुछ ठीक थी, पर मैडम ने फिर भी उसे आराम करने को कहा। वो छत पर पेंटिंग कर रही थी। वो सामने बाजार का स्केच बना रही थी। उसकी नज़र सामने होटल पर पड़ी। उसने देखा कि खिड़की से कोई उसे देख रहा है। उसने उसे पहचान लिया। ये वही कल वाला लड़का था जिसने उससे एड्रेस पूछा था। छवि ने देखा कि वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। पहले तो छवि उसकी तरफ पीठ करके पेंटिंग बनाती रही। फिर जब उसने देखा कि वो वैसे ही खिड़की पर खड़ा है तो वो अपना सामान उठाकर नीचे चली गई। दीदी, बन गई पेंटिंग? दिखाओ, मैं भी तो देखूं, मौली बोली। पेंटिंग क्या खाक बनी थी। वो सामने होटल में कोई लड़का खिड़की से लगा खड़ा इधर ही देखे जा रहा था। मैंने पीठ की और सोचा कि चला जाएगा, पर वो ऐसा ढीठ है कि हिला ही नहीं, सो मैं नीचे ही आ गई। देखने में कैसा है, मैं भी देखूं? कहकर उसने बालकनी में जाकर सामने होटल की तरफ देखा तो वो अब भी खिड़की पर था। उसे देखकर संग्राम ने खिड़की बंद कर दी। हाय दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा है। वो कोई दिल फेंक आशिक नहीं लगता। वो तो आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे देखते ही उसने खिड़की बंद कर दी, पर मेरी नज़रों से बच नहीं पाएगा। मैंने पहले ही उसे देख लिया था, मौली उसकी तारीफ करती हुई बोली। छवि उसकी बात करने के ढंग से मुस्कुरा दी। उसे मौली का भोलापन बहुत अच्छा लगता था, पर उसका भी सोचना था कि ये लड़का बहुत हैंडसम था, सहज और हर्ष से भी ज़्यादा। या कहिए कि इनसे अब तक जितने लड़के इसने देखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा हैंडसम था। पर मौली को क्या पता कि ये जिसे प्यार करती है वो दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी है। ये उसे कैसे भूल सकती है। प्यार कोई खेल नहीं है। ये रंग रूप, अमीरी गरीबी और उम्र कुछ नहीं देखता। जिससे होना होता है हो जाता है। संग्राम शाम की फ्लाइट से वापस अहमदाबाद आ गया। सिड उसे एयरपोर्ट पर लेने आया। उसने वापसी पर जो खुलासा किया, संग्राम के पैर हिल गए। क्या बक रहे हो तुम? उन्हें एहसास भी है किसके बारे में कह रहे हो तुम्हें? संग्राम ने गुस्से से कहा, यार, मुझे पता है कि वो तेरे पापा हैं। तू उनकी इज्जत करता है, पर सच ये है कि वो तेरे पापा हैं ही नहीं। मेरे पास हर सबूत है। तेरी फैमिली के बारे में जानकर मैं तो खुद पागल हो गया। मुझे काफ़ी देर लगी सब कुछ समझने में। ये ले रिकॉर्डिंग, तो खुद ही सुन ले। उस राम शरण को दारू पिलाई, उसने सारे राज उगल दिए। बाय गॉड, सच कह रहा हूँ, बहुत केस देखे पर ये सबसे अलग है।
खुद शेरलॉक होम्स की पजल हो जाते कि ये क्या झोल है। सिड उसे फ़ोन पकड़ाता हुआ बोला। संग्राम ने कार में बैठकर पहले मास्क लगाया, फिर फ़ोन ऑन करके रिकॉर्डिंग सुनने लगा। रामशरण बोल रहा था, तुम मेहता ग्रुप का नाम सुना है? मैं उसके बॉस संग्राम मेहता का फूफा हूँ। पर तुम्हें कैसे पता? ये तो खुद संग्राम को भी नहीं पता। तब सिड की आवाज़ आई, मैं कैसे मान लूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सच है? फिर रामशरण की आवाज़ आई, ये देखो, ये फ़ोटो मेरी शादी की है। ये मेरी पत्नी है। ये संग्राम की बुआ है। ये मेरा साला मतलब संग्राम का बाप है। फ़ोन में फ़ोटो है, खोल कर देखो, सिड संग्राम से बोला। उसमें सच में फ़ोटो थी। संग्राम ने खोलकर देखी। ये सच में इनकी शादी की फ़ोटो थी। संग्राम हैरान रह गया, क्योंकि इसने जब से बुआ को देखा है तब से सफ़ेद साड़ी में ही देखा है, और ये रामशरण को नौकर ही देखा है। ये क्या पहेली है? उसने आगे की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए रिकॉर्डिंग ऑन की। रामशरण की आवाज़ आई, तुम्हें और बताऊं? वो जो पृथ्वी है ना, वो मेरा बेटा है। हमारी ये कंपनी उसी की खड़ी की हुई है। वो संग्राम की कंपनी से कपड़े चुरा कर यहाँ लाता है, फिर यहाँ के क्लाइंट यहाँ भेजता है। हम बेच देते हैं, सारा पैसा हमारा। अब हम संग्राम की कंपनी को खाली करके यहाँ से बाहर भाग जाएंगे। तुमने कंपनी लेनी है तो ले लो, मेरी पत्नी के नाम है, आ जाना। इसके बाद आवाज़ बंद हो जाती है। संग्राम का पैसा लेकर भागेंगे? इन्हें अभी संग्राम का पता नहीं है। मैं अपनी कंपनी भी बचा लूँगा और इनकी भी खरीद लूँगा। सिड अब क्या सोचा है, क्या करना है? संग्राम अपने ही स्टाइल में आंखें छोटी करते हुए बोला। उसकी आवाज़ में ही मौत झलक रही थी। कुछ तो उसका चेहरा ही डरावना था, कुछ वो अपनी आवाज़ ऐसी बना लेता था कि उसका और चेहरा और ख़तरनाक लगता था। तू बता, तू जो कहेगा वही करेंगे। अभी तो इसे एक राउंड बार और लगाना है। तेरे पापा वाला चक्कर भी तो पता लगाना है, कई राज खुलवाने हैं। मैं तो कुछ और ही करने आया हूँ। मैंने मनाली शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। मैंने वहाँ एक कंपनी भी खरीद ली है अपनी छवि के पास। तुझे बताया था ना कि उस दिन उसने मुझे पहचाना ही नहीं। वो संग्राम से नफरत करती है। तो अब मैं संग्राम को ही मारकर यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं वहाँ शरद बनकर रहूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। क्या सच में? चल अच्छा है, अब तू अपने लिए जी सकेगा। हाँ, कंपनी का कैसे करना है? तू सुन मेरी बात। उसने उसे सारी स्कीम समझाई। अरे वाह, मज़ा आ गया। जब सुनकर इतना मज़ा आ रहा है तो करने में कितना मज़ा आएगा। सिर ताली मार कर बोला। तू ढंग से कार चला, कहीं ये हमारा काम तमाम ना हो जाए। संग्राम उसे ताली बजाते हुए देख कर बोला। संग्राम ने सारी रात बैठकर कंपनी के सारे कागज़ तैयार किए। उसने रातों रात सारा कपड़ा कंपनी से निकाल लिया। कुछ तो बेच दिया। जो शर्ट बनाने के लिए ठीक था वो 3 ट्रक्स में भरकर मनाली भेज दिया। अब कंपनी बिल्कुल खाली हो गई थी। अगली सुबह जब सब कंपनी में आए तो कंपनी का हाल देख के सभी हैरान हो गए। स्टोर्स के इंचार्ज पृथ्वी भैया थे। संग्राम ने उन्हें सबके सामने ही पूछा, भैया ये आपने क्या किया? हम जानते हैं कि आप पहले भी छोटी छोटी चोरियां करते थे, लेकिन ये क्या, आपने सारी कंपनी ही खाली कर दी। मैं बर्बाद हो गया, आप सभी बर्बाद हो गए। आप लोग चिंता न करो, आपकी इस महीने की सैलरी आपको मिल जाएगी। संग्राम सीने पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ गया। भैया वहाँ से भाग खड़े हुए। वो डर गया था कि कहीं संग्राम ने पुलिस को बुलाकर उसे पकड़ा न दे। संग्राम ने कंपनी के जो कागज रात को तैयार किए थे वो सिड को दिखाए। सिड ने देखा कि इसमें संग्राम ने कंपनी की उसके नाम कर दी थी। उसने संग्राम की तरफ देखा और बोला, तूने ये कब कर दिया? अब आगे का काम मेरा, अब तू देखता जा। वो दोबारा भेस बदलकर बुआ की कंपनी पहुंच गया। रामशरण ने उसे बिठाया। और क्या संग्राम ने कंपनी बेच दी? बुआ आते ही बोली, सिड ने देखा था कि यहाँ इन दोनों के सिवा वर्कर के नाम पर बस एक पियोन है और एक गेट कीपर है। ये देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद देखिए। मैं अब सोच रहा हूँ कि ये बेच दूंगा, आप बवाली रख लूँगा। सिड ने अपने कागज़ दिखाते हुए कहा। बुआ ने वो कागज़ देखे, वो हैरान हो गई। आप ये कितने में बेचेंगे? 1.5 करोड़ में। मैंने खरीदी है, इतने में ही बेच दूंगा। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस कंपनी की कीमत काट कर बाकी की कीमत दे दो। देखो, हमारी कंपनी 60 लाख और आपके 1.5 करोड़ लेस करने के बाद ये हो गए 90 लाख बन गए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कम कर दो। रामशरण बोला। कमाल है, मैंने 1.5 करोड़ लगाया, अब तुम इसे भी ज़्यादा कह रहे हो। चलो आपकी बात मानकर अगर मैं लाख कम कर देता हूँ, तब
89 लाख दे दो। सिड बोला, हम आपस में डिस्कस कर लें, कहकर वो साइड पर जाकर बात करने लगा। उन्होंने पृथ्वी के साथ भी बात की। पृथ्वी बोला, लगता है कि संग्राम तो अब खाली हो गया। मेरे ख्याल से उसे अब तक तो अटैक हो गया होगा। वो अब दोबारा उठ नहीं पाएगा और हम उठने ही नहीं देंगे। चलो कर लो डील, देखा जाएगा। फिर बुआ और रामचरण अंदर आए। उन्होंने डील कर ली। उन्होंने अपनी कंपनी उसके नाम कर दी। फिर सेठ ने संग्राम की कंपनी उसके नाम कर दी और उनसे सारे पैसे ले लिए। फिर सेठ ने उन्हें बाहर छोड़ दिया। उनके जाते ही सेठ ने संग्राम को फ़ोन किया। कुछ देर में वहाँ कुछ लोग आए और उन्होंने सेठ के साथ कंपनी देखी और फिर 60 लाख रुपए देकर ये कंपनी सेठ से खरीद ली। अब सिड सारे पैसे लेकर संग्राम के पास आ गया। उन्होंने यहाँ के बैंक से सारे पैसे पहले ही मनाली के बैंक में ट्रांसफ़र कर लिए थे। संग्राम ने शाम को जानबूझकर बुआ के सामने दिखावा किया। बुआ, हमारा क्या होगा? मैं बर्बाद हो गया। अब मैं जीना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ, कहकर वो वहाँ से निकल गया। बुआ ने उसे रोकने का नाटक करके 2 बार पुकारा, फिर चुप करके उसे जाते हुए देखती रही। संग्राम कुछ आगे आकर सिड की कार में बैठकर एयरपोर्ट आया। फिर वे दोनों मनाली आ गए। अगले दिन जब बुआ और पृथ्वी कंपनी गए, लेकिन वो हैरान हो गए जब वहाँ संग्राम के लीगल एडवाइज़र अर्जुन ने उन्हें कंपनी में आने से रोकते हुए कहा, सर, संग्राम सर ने आप लोगों की एंट्री बंद कर दी है। ये देखिए नोटिस, लेकिन हमने ये कंपनी खरीद ली है। ये देखो कागज़। पृथ्वी बोला। कागज़ देखकर रवि हंस दिया और बोला, आपने शायद ठीक से पढ़ा नहीं। ये कागज़ इस कंपनी के नहीं हैं। ये कोई नकली कागज़ हैं। संग्राम सर ने ये कंपनी बेची ही नहीं है। ये अब भी उनके पास है। ये देखिए, वो जाने से पहले मुझे इसे संभालने के राइट्स देकर गए हैं। ये देखिए, कहकर उसने अपने फ़ोन पर कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। पृथ्वी हैरान हो गया। उसने अपने माँ बाप की तरफ देखा। उनके सफ़ेद चेहरे सफ़ेद हो गए। बेटा, वहाँ यहाँ से चलो, वो नहीं होगा, उस बुआ बोली। उसी से पूछते हैं। फिर वो वहाँ से अपनी कंपनी आ गए तो वहाँ काम चल रहा था। उन्हें थोड़ी राहत मिली। वो लोग जब ऊपर ऑफिस में पहुंचे तो वहाँ सिड की जगह और लोगों को देखकर पृथ्वी बोला, आप लोग कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? सिड कहाँ हैं? जी, हम इस कंपनी के मालिक हैं। आप लोग कौन हैं? और हम किसी सिड को नहीं जानते, वो बोले। क्या ये कंपनी आपने खरीदी है? हम इसके पुराने मालिक हैं। हमने ये कंपनी सिड को बेची थी। देखिए मिस्टर, ये रहे कागज़। हमने कल ये कंपनी खरीदी है। आप इस तरह बीच में आकर रोकने वाले कौन होते हैं? कहकर उसने भी उन्हें निकाल दिया। पृथ्वी को हार्ट अटैक हो गया। वो लोग उसी वक्त उन्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए। वो मर गया। दोनों बैठे रो रहे थे। पैसे भी गए और बेटा भी गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये सब होगा। पृथ्वी की पत्नी सारे जेवर और पैसे लेकर अपने मायके चली गई। वो प्रताप को भी साथ ही ले गई। अब ये दोनों अकेले ही रह गए। तो ये उत्तराखंड संग्राम के पापा के पास चले गए। मनाली संग्राम और सिड ने आकर इस कंपनी की काया पलट कर दी। सभी वर्कर भी खुश थे। वो लोग और भी ज़्यादा दिल लगाकर काम करने लगे। संग्राम ने वो होटल ही खरीद लिया और उसे अपने लिए घर के रूप में बदल लिया। अब वो रोज़ छवि को आते जाते देखता। छवि को पता नहीं था। छवि जब भी उस ओर देखती तो वो छुप जाता। उस दिन की अहमदाबाद की सारी खबर उन्हें लीगल एडवाइज़र से मिल गई थी। संग्राम को थोड़ा दुख हुआ, पर उसे सेठ ने समझाया, तू दुखी क्यों होता है? इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। उन्होंने जैसा बीज बोया था वही काट रहे हैं। इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, बात ये नहीं है। असल में वो जैसे भी थे, पर मैं बचपन से उन्हें भैया भाभी कहता आया हूँ। ये बुआ ही मुझे बहुत प्यार करती थी। दुख होता है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। संग्राम बोला। उसे बचपन की बातें याद आ रही थीं। कैसे बुआ उसे गोद में लिए खिलाया करती थी और भैया उसे घूमने फिराने ले जाते थे। कौन कब बदल जाए, ये किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। संग्राम सोच रहा था कि वो पृथ्वी की मौत का शोक मनाए, लेकिन सिड ने समझाया, तू उनके लिए मर गया है। तू ये मत सोच कि वो तेरे रिश्तेदार हैं। ये सोच कि उन्होंने तेरे साथ क्या क्या किया। तब तुझे एहसास होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। चलो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। संग्राम फिर भी दिल से भैया के लिए दुआ कर रहा था। मनाली में आकर अब शंभू सिद्धार्थ और सिड बन गया था। शंभू सिद्धार्थ यानी कि सिड बन गया था और संग्राम शरद बन गया था। उसने घर में अपना कमरा इस तरह से बनाया था कि वहाँ से छवि का कमरा और बालकनी साफ दिखते थे। वो रोज़ सुबह उठते ही बालकनी में आकर बैठ जाता। छवि भी सुबह सुबह बालकनी में मैडम के साथ बैठकर चाय पीती थी। छवि ने अक्सर उसे वहाँ देखा था। वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी।
बस एक बार उस तरफ देखकर फिर उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाती थी। वो उसे ऐसे ही देखता रहता। मैडम का मुंह उसकी तरफ होता था, पर उनकी दूर की नज़र कमज़ोर थी, सो उन्हें ये तो दिखता था कि कोई बैठा है, पर कौन और कहाँ देख रहा है उन्हें कुछ पता नहीं लगता था। धीरे धीरे छवि को भी आदत हो गई। उसे लगा कि वो वहाँ उनकी तरह ही बैठ जाता होगा। संग्राम छवि को रोज ही देखता था, तो उसे ये तो पता चल गया कि वो चाहे बाद में पीठ करके बैठ जाती हो, पहले एक बार तो वो बाहर आकर उस ओर देखती जरूर थी। इसका मतलब कि वो उसे पसंद करती है। एक दिन संग्राम अंदर दरवाजे पर खड़ा होकर उस ओर देखने लगा। छवि बालकनी में आई तो उसने संग्राम की बालकनी की तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर वो उस तरफ मुंह करके बैठ गई। वो मैडम के साथ बैठकर बातें करते करते एक दो बार सामने बालकनी की तरफ देखा, फिर बात करने लग जाती। संग्राम को ये देखकर बहुत अच्छा लगता। तब वो बाहर निकलकर बालकनी में बैठ गया। छवि की नज़र उस पर पड़ी तो वो सीधी होकर बैठ गई। संग्राम मुस्कुरा दिया। सिड लेट उठता था, आज वो जल्दी उठ गया और उसके पास आ गया। उसने पहले संग्राम को देखा, फिर उसकी नज़र की तरफ देखते हुए सामने देखा। छवि को देखकर सेठ समझ गया। अच्छा जी, तो ये है आपकी अर्ली मॉर्निंग उठने की वजह। वाह भाई वाह, मैंने दुनिया को जोरू का गुलाम बनते देखा है, पर तुम्हारे जैसा गुलाम पहली बार देखा है। देवानंद तो गाना गाते ही रह गया और तुमने उसके घर के सामने घर बना भी लिया। तुम किस जमाने के गाने सुनते हो? कौन सा गाना? यार वही, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। घर तो तूने बसा लिया, अब दुनिया कब बसाने का इरादा है? यार तेरे सामने तो है, वो तो मेरी तरफ देखती ही नहीं। इतने दिन से दाना डाल रहा हूँ, वो चुगती ही नहीं। फंसना तो दूर की बात है, पर फिर लगता है कि शायद ये मुझे अब भी चाहती है, इसलिए वो मेरी तरफ देखती नहीं। मेरा मतलब है कि वो संग्राम को अब भी चाहती है, इसलिए शरद की तरफ देखती भी नहीं। संग्राम बोला। हाँ ऐसा ही लगता है, सिड बोला। फिर अंदर जाते जाते मुड़कर आया और बोला, आज सारा दिन यहीं बैठना है क्या? 9 बजने वाले हैं। क्या? लेकिन आज वो दोनों क्यों नहीं गई? वो उठता हुआ बोला। वो लोग स्कूल में हैं, हो सकता है आज किसी बात पर छुट्टी हो। चलिए हमें अपना टारगेट पूरा करना है, कहकर सिर तैयार होने चल दिया। संग्राम भी जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। आज तो छवि के चक्कर में लेट ही हो गया था। वो सोचते हुए तैयार हो गया। फिर वो दोनों कंपनी आ गए। सब काम में मस्त थे। शिव कुमार ने उन्हें सारी डिटेल्स बताई। 1 महीने में उन्हें टारगेट से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस बार सबको बोनस मिलेगा। जब भी इस तरह का होगा मैं सबको बोनस दूंगा, संग्राम बोला। सुनकर सारे वर्कर खुश हो गए। संग्राम ने एक शर्ट उठाकर देखी। ब्रांड का नाम पढ़कर वो मुस्कुरा दिया था। ब्रांड था शरद छवि। आज छवि की छुट्टी थी तो मैडम उसे मार्केट ले गईं। मौली भी साथ ही थी। उन लोगों ने काफ़ी कुछ खरीदा। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। वो खाना खाते हुए यूं ही बातें कर रही थी। मैडम को गर्मी लगने लगी। उन्हें घबराहट होने लगी। वो लोग जल्दी वापस आ गईं। घर आकर मैडम बोली कि मैं थक गई हूँ, आराम कर लूँ। छवि को उनकी टेंशन हो रही थी। वो डिनर पर भी नहीं आई तो ये खाना ऊपर ही ले आई, पर मैडम ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। फिर रात हो गई। छवि उन्हें देखने आई। वो सो रही थी। छवि भी सो गई। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो मैडम को देखने गई। उसने देखा वो लेटी हुई थी। वो वापस आने लगी तो उसने नीचे गिलास गिरा हुआ देखा। उसने वो गिलास उठाया और ऊपर रखा। मैडम को नज़दीक से देखा तो वो घबरा गई। मैडम पसीना पसीना हुई पड़ी थी। उनका एक हाथ सीने पर था। उसने मैडम को हिलाया, पर वो रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो बहुत घबरा गई। उसने मौली को आवाज़ें दी। मौली भाग कर आई। मौली जाकर राजू को कह के कार निकाले, मैडम को कुछ हो गया है। मौली भागकर राजू के घर गई तो गेट उसकी माँ ने खोला। वो बोली, वो तो बाहर गया हुआ है। क्या हुआ, इतनी रात में पूछने आई हो? आंटी मैडम को कुछ हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। मौली जल्दी से वापस आने लगी। तभी राजू की माँ बोली, सुनो मौली ज़रा रुकना, मैं अभी राजू के बॉस से पूछ कर आती हूँ। चलो आंटी, मैं भी साथ चलती हूँ। वो उसी वक्त संग्राम के पास चल पड़े। राजू की माँ ने बेल बजाई। नौकर ने अंदर से आकर गेट खोला और बोला, हाँ जी क्या काम है? मैं राजू की माँ हूँ, हमें शरद साहब से मिलना है। मैं साहब से पूछता हूँ, कहकर गेट कीपर ने फ़ोन मिलाया। सर जी, कोई राजू की माँ आई हैं, आपसे मिलने को कह रही हैं। फिर उन दोनों को बोला, जाओ, सर जी बुला रहे हैं। वो दोनों अंदर की ओर भागें। तभी अंदर से शरद भागता हुआ आया। क्या हुआ आंटी जी? उसने राजू की मम्मी से पूछा। सर जी, हमारी मैडम जी को कुछ हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, मौली बोली।
मौली को देखकर वो घबरा गया कि कहीं छवि को कुछ तो नहीं कुछ हो गया, और फिर उसके साथ भाग लिया। वो उनके घर आया तो छवि मैडम के हाथ पैर मल रही थी। तब उसे थोड़ी शांति सी मिली। फिर उसने मैडम को उठाकर कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले आया। उन्होंने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया। उनके दिमाग की नस फट गई थी। जल्दी से सर्जरी हुई। छवि, मौली और संग्राम बाहर वेट कर रहे थे। तभी अंदर से एक डॉक्टर आए। वो बोले, जी उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। आप में से कोई फैमिली है? नहीं डॉक्टर, हम में से उनकी फैमिली का कोई नहीं है। पर उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? छवि ने पूछा। वो AB नेगेटिव हैं, डॉक्टर ने उनकी फाइल देखते हुए कहा। मेरा भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, संग्राम बोला। अच्छा चलिए फिर आपका ब्लड चेक कर लेते हैं, शायद काम आ जाए, कहकर डॉक्टर संग्राम को अपने साथ ले गए। उसका ब्लड मैच कर गया और मैडम को चढ़ाया गया। सर्जरी सफल रही, वो बच गई थी। उन्हें वार्ड में ले आए थे। छवि भी उनके साथ ही वार्ड में आ गई। संग्राम कुछ देर बाद वहाँ आया। वो मैडम के पास आया तो छवि बोली, थैंक यू, आपने हमारी इतनी मदद की। अगर आप ना होते तो शायद मैडम, कहकर वो रोने लगी। नहीं छवि, तुम रो मत, संग्राम उसे कहने ही वाला था कि उसने खुद को रोक लिया और बोला, आप रोइए मत, अब वो ठीक है, जल्दी ही घर भी चली जाएंगी, आप चिंता न करें, संग्राम बोला। उसकी बातों से छवि को हौसला मिला। वो चुप हो गई। तभी मौली उन दोनों के लिए चाय लेकर आई। उसने दोनों को चाय दी। दोनों बैठकर पीने लगे। मैं आप दोनों को अक्सर बालकनी में चाय पीते देखता था। मैं सोचता था कि आप माँ बेटी हैं, संग्राम ने बात बनाई। नहीं, असल में ये मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल हैं और मैं स्कूल की छोटी सी टीचर, छवि बोली। इनकी फैमिली? पता नहीं, बता रही थी कि एक बेटा है, मौली ने फ़ोन कर दिया है, आ जाएगा, छवि बोली। ओह, वो भी उन्हीं के साथ बैठ गया। देखिए अब आप जाइए, रात बहुत हो गई है, जाकर आराम कीजिए, हम दोनों हैं यहाँ पर, छवि बोली। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा कीजिए, आप लोग आराम कर लीजिए, मैं जागता हूँ, संग्राम बोला। मौली, ऐसा करो, पहले तुम रेस्ट कर लो, फिर मैं कर लूँगी, उसके बाद फिर ये, ऐसे बारी बारी से कर लेंगे, छवि बोली। इसी तरह रात गुजर गई। मैडम को होश आ गया था। वो अब ठीक महसूस कर रही थी। छवि उन्हें होश में देखकर खुश हो गई। वो बोली, मैडम आपने मुझे डरा ही दिया था। मैडम ये अपने सामने वाले घर में रहते हैं, यही आपको यहाँ लेकर आए हैं, इन्होंने ही आपको अपना ब्लड दिया है। छवि ने संग्राम के बारे में मैडम को बताया। मैडम उसे देखकर मुस्कुरा दी। जाने क्यों उन्हें ये जाना पहचाना लगा, पर उन्हें याद नहीं आ रहा था कि ये इससे कहाँ मिली थी। उन्होंने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। संग्राम ने भी सिर हिला दिया। छवि मौली से बोली, तुम जाओ, मैडम के लिए हल्का कुछ बनाकर ले आओ और स्कूल में ऋतु मैडम को सब बताकर स्कूल चलाने को कह देना। फिर वो संग्राम की तरफ देखकर बोली, आप भी जाइए, अब तो दिन चढ़ गया है और मैडम को होश आ गया है, आप जाकर आराम कीजिए। जब तुम यहाँ हो तो मैं घर जाकर आराम कैसे कर सकता हूँ? मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। संग्राम सोच रहा था कि मैं ये कह दूँ, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कहकर वो मौली के साथ चला आया। छवि उसे जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि इसे मैंने पहली बार देखा है, पर जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं इसे पहले से ही जानती हूँ। उसने बहुत कोशिश की पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कहाँ देखा। छवि की ही तरह मैडम को भी ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई उसका अपना है, लेकिन जिसके बारे में वो सोच रही थी वो ऐसा नहीं था, वो इससे काफ़ी अलग था। सोचकर उन्होंने अपनी आंखें साफ करके अपना हाथ दिल पर रख दिया। छवि मैडम के साथ बैठी बातें कर रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि ऋतु मैडम का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया। गुड मॉर्निंग ऋतु मैडम। गुड मॉर्निंग छवि। मैडम अब कैसी हैं? क्या हुआ उन्हें? अब थोड़ा ठीक हैं, उनकी ब्रेन की नस फट गई थी। समय पर आ गए तो बच गए। डॉक्टर कह रहे थे कि कुछ देर और हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल होता, छवि ने बताया। हाय, मैडम को कुछ नहीं होना चाहिए, सारा स्कूल उनके लिए दुआ करेगा। छवि, हम सभी स्टाफ वाले छुट्टी के बाद हॉस्पिटल आएंगे, ऋतु बोली। मैडम मना कर रही हैं, उनका कहना है कि हॉस्पिटल में भीड़ करना ठीक नहीं है, जब वो ठीक होकर घर आ जाएंगे तब मिलने आ जाना, छवि ने मैडम की कही बात उसे बताई। हाँ ये भी ठीक है, अच्छा सबको रहने दूंगी, मैं अकेली आ जाऊंगी, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर में संग्राम खाना लेकर आ गया। छवि उसे देखते ही बोली, अरे आप क्यों आए? मौली ले आती, वही वही आ रही थी। मैंने ही उससे कहा कि वो कुछ देर रेस्ट कर ले,
फिर दोपहर का खाना लेकर आ जाए। तब तक यहाँ मैं रुकता हूँ आपके साथ। संग्राम बोला। देखिए, आपको पहले ही बहुत एहसान आपके हैं हम पर। आप अपना काम छोड़कर यहाँ बैठेंगे, आपके काम का नुकसान हो जाएगा। छवि बोली। कमाल है, माँ से ज़रूरी कोई काम होता है क्या? माँ? छवि ने हैरानी से आंखें बड़ी करके कहा। हाँ माँ, अब इनका और मेरा खून एक ही है, तो हुए ना हम माँ बेटे। क्यों माँ जी? संग्राम ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे ही तो हो। वैसे मेरे इस बेटे का नाम क्या है? मैडम ने पूछा। जी मेरा नाम जी शरद है। संग्राम के मुंह से संग्राम ही निकलने वाला था कि उसने खुद को संभालते हुए कहा। शरद बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। तुम्हारे माँ बाप भी साथ ही रहते हैं? मैडम एक बार तो शरद का नाम सुनकर ठिठक गई और उसके बाएं गाल की तरफ ध्यान से देखकर वहाँ कोई तिल नजर नहीं आया। नहीं, मेरे माँ बाप नहीं हैं। बहुत छोटा था जब माँ गुजर गई, उसके बाद पिता ने पाला। यहाँ मैंने एक कंपनी खोली है। पापा पहाड़ों पर आराम से रहते हैं। ओह। छवि। जी आप भी नाश्ता कर लो। संग्राम उसे छवि कहने लगा था, फिर एकदम से जी लगाकर बोला। हाँ बेटी, कुछ खा लो। रात में मेरी सेवा में लगी हो रात से। खाना खाकर रेस्ट कर लेना, मैडम बोली। छवि ने खाना खाया और रेस्ट रूम में रेस्ट करने चली गई। संग्राम उनके पास बैठा रहा। उसे अपनी मम्मी की शक्ल याद नहीं थी, लेकिन मैडम को देखकर उसको लगता था कि अगर आज उसकी माँ होती तो ऐसी ही होती। सोचकर ही उसके दिल को धक्का सा लगा। उसका फ़ोन बजने लगा। वो कमरे से बाहर आ गया। हेलो। हाँ जी जनाब, कहाँ? क्या कर रहे हो? हम देखते रह गए। तुम कब खिसक गए, मुझे पता ही नहीं चला। वैसे तो हक नहीं रखते हैं, पर क्या दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। गाना गाते हुए सिड ने उसका मजाक उड़ाया। चुप कर जा, वो आराम कर रही है। संग्राम को आवाज़ सुनकर सिड बोला। अच्छा जी, अब उनकी नींद इतनी प्यारी हो गई। कभी हमारे बारे में भी सोचा है? हमारी नींद की इतनी चिंता की है कभी? चलो अपना क्या है, अब हमें भी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। हमने भी ज़िंदगी काटनी है। सारी उम्र तेरे पीछे ही तो नहीं फिरते रहेंगे। सिड मजाक करते हुए बोला। तुम्हें कोई काम था? हो गया, संग्राम बोला। हाँ, वही बताने के लिए तो फ़ोन किया था। उसे कुछ खास पता नहीं चला, मुझे ही जाकर सब पता करना होगा। और हाँ, मैं बताना भूल गया, घर पर तुम्हारे पापा वापस आ गए। बुआ और हर्ष भी आ गए। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कल सुबह ही वापस चला जाऊँ। सिड बोला। कल क्यों जाना है, आज ही चले जाओ। यार मैं भी अपनी भाभी से मिल लूँ। सिड फिर मजाक करते हुए कहा। हर्ष ने हर्ष काफ़ी देर से कार मांग रहा था। वो मेरी स्पोर्ट्स कार है ना, वही जो तुम्हें भी पसंद थी। अब हर्ष आ गया है तो वो ले लेगा। तुमने मांगी थी तो मैंने खरीद दी थी। लेनी है तो जल्दी जाकर ले लो, संग्राम बोला। अरे हाँ प्लीज़, हर्ष को मत देना। मैं जा रहा हूँ, आज ही जा रहा हूँ। अब शंभू बनकर जाऊँ? क्या बनकर जाऊँ? सिड की समझ नहीं आ रहा था। तुम सिड बनकर जाना, संग्राम कड़क कर बोला। सिड उसी शाम चला गया। संग्राम फ़ोन बंद करके रेस्ट रूम में आ गया। छवि वहाँ बेड पर सो रही थी। वो भी वहीं सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कंपनी के काम करने लगा। काम करते करते वो सामने सो रही छवि को देख लेता। छवि को सोते देख उसे छवि के साथ बिताई रातें याद आ गईं। ये सोचते ही उसके बदन में मानो करंट सा दौड़ गया। उसका शरीर एक बार तो कांप गया। उसका दिल छवि को बाहों में भरकर उसे प्यार करने को मचल उठा। वो उसके नर्म होठों को फिर से चूमना चाहता था। उसका अंग अंग में सिरहन होने लगी थी। उसने खुद को इतना लाचार कभी नहीं पाया था। अचानक वो सोफे से उठकर उसके पास चला गया। उसका दिल हो रहा था कि वो झुककर उसे चूम ले, पर उसने खुद को काबू किया और उसकी चादर को ठीक करके वहाँ से बाहर आ गया। वो मैडम के पास आया। वो जाग गई थी। उसने पूछा, आंटी जी कुछ चाहिए? मैडम बोली, बेटा वो पानी पीना था। संग्राम ने उन्हें पानी पिलाया तो वो बोली, तुम्हें भी नाहक ही परेशानी दी बेटा। मेरी वजह से काम छोड़कर यहाँ बैठे हो। आंटी जी, बेटा भी कहती हो और परेशानी देने की बात भी करते हो। आप मेरे लिए माँ जैसी हो। आप ऐसी बातें मत कीजिए। तभी छवि भी उठकर आ गई थी। उसने भी उनकी बातें सुन ली थी। उसे शरद अच्छा इंसान लगा। दोपहर में मौली खाना लेकर आई और छवि से घर जाने को कहा। आंटी को खाना खिलाकर वो संग्राम के साथ घर चली गई। दोनों सारे रास्ते चुप रहे। संग्राम का दिल में कुछ उसे छूने की इच्छा हो रही थी। उसने खुद पर काबू किया और पहले छवि को उसके घर छोड़ा, फिर वो वहाँ से अपने घर आया। हॉस्पिटल जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल से निकले,
उसी वक्त दूसरी तरफ से सहस मैडम के कमरे में आया। आते ही उसने मैडम को गले लगा लिया। अरे सहस, तुम क्यों आए हो यहाँ? मेरे पास इतने लोग तो हैं, जब ठीक हो जाती तो खुद ही मिलने आ जाती। मैडम बोली। मम्मा, आप यहाँ मुसीबत में हैं और मैं वहाँ बैठा देखता रहता, फिर ऐसा भला हो सकता है? इस दुनिया में बस एक आप ही तो मेरी सगी हैं, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता था? सहस बोला। पर तेरे एग्ज़ाम थे, उनका क्या करेगा? सारा साल खराब कर देगा। मैडम गुस्सा करते हुए बोली। माँ से ज़्यादा कुछ भी नहीं, यहीं जब मेरे पास भी माँ है तो मैं क्यों उन्हें देखने ना आऊँ? सहस बोला। छवि अभी अभी ही गई है, तुझे देखेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। मैडम बोली। चलो अच्छा है कि वो चली गई, मुझे देखकर वो हैरान हो जाती। मम्मा, मैं होटल में ही रहूँगा, कहीं छवि को पता न चल जाए। उसे पता नहीं चलाना। सहस बोला। नहीं, उसे नहीं पता चला, और अगर पता चल भी गया तो क्या? तुम कह देना कि उसने कौन सा तुम्हें बताया था कि वो यहाँ रह रही है। मैं तो उस क्षण का इंतज़ार कर रही हूँ जब वो तुम्हें अपने घर में देखेगी। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैडम बोली। हाँ जी, ये भी ठीक है, मैं क्यों डरूँ? यहाँ कौन सा मैंने उसे भेजा है, अपनी मर्जी से आई है। मुझे क्या सपने आने थे कि वो यहाँ आ गई है? सहस बोला। तू अब कहीं मत जाना, कुछ दिन यहीं रह कर जाओगे ना, या जल्दी वापस जाना है? मैडम ने उससे पूछा। मम्मी, आपसे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आपके ठीक होते ही चला जाऊँगा। सहस बोला। फिर उन लोगों ने सलाह की कि वो यहीं रुकेगा, रात को छवि खाना लेकर आएगी, तब वो आकर सहस को देखेगी। जिस दिन छवि यहाँ आई थी उसी दिन मैडम ने सहस को बता दिया था कि उसके कॉलेज की कोई छवि यहाँ आई है। वो समझ गया था कि ये छवि ही होगी। उसने मैडम को मना कर दिया था कि छवि को उसके बारे में ना बताए, तो मैडम ने नहीं बताया। मैडम को लग रहा था कि शायद सहस छवि को पसंद करता है। वो खुश हो गई क्योंकि उन्हें भी छवि बहुत पसंद थी। बेटा, एक बात पूछूं? पूछिए मम्मा, क्या बात है? तुझे छवि पसंद है? चाहता है तू इसे? मम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मम्मी, ये अच्छी है, सुंदर है, पर मैं इसे उस नज़र से नहीं देख सकता क्योंकि ये संग्राम की वाइफ है। सहस बोला। क्या वो संग्राम की वाइफ है? मतलब जो सब उसने बताया वो संग्राम ने उसके साथ किया? संग्राम ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना घटिया कैसे हो सकता है? ये सब जरूर उस रघुनाथ का काम होगा, उसने संग्राम को जानवर बना दिया। मैडम बोली। हाँ मम्मा, वो सच में जानवर ही था। एक शाम उसने छवि को सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। ऊपर से बरसात होने लगी। वो तो उस दिन मैं उसका पीछा कर रहा था, सो मैंने उसे बचा लिया। लेकिन ये भी संग्राम ने बहुत प्यार करती है संग्राम से, सो फिर उसके पास चली गई। सहस ने बताया। हाँ, उसकी बातों से ही पता चलता है कि वो अपने पति को बहुत प्यार करती है। पर तू उसका पीछा क्यों कर रहा था? मैडम ने पूछा। असल में मुझे इसकी बातों से लगा कि वो खुश नहीं है, तो मैं इसके ड्राइवर से इसके घर के हालात के बारे में पूछ लेता। बदले में मैं उसे कुछ पैसे दे देता। वो मुझे छवि के साथ घर में हुए बर्ताव के बारे में बता देता। एक दिन इसने रात को खाना नहीं खाया और सुबह भी नहीं खाया। उसने मुझे बता दिया तो मैं पहले ही उसके लिए खाना लेकर चला गया। बहुत ही दुख देखे हैं इसने। सहस की आवाज़ में दर्द था। हाँ, उस परिवार में ज़िंदगी काटना बहुत ही मुश्किल है। मुझे पता है कि ऐसे परिवार में ये कैसे जी होगी। हाय, वो तो जो कह रही थी कि इसके पति ने इसे दूध में कुछ देकर एबॉर्शन किया, तो वो संग्राम ने अच्छा नहीं किया। मैडम को छवि के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मम्मा, वो संग्राम का बिजनेस ठप हो गया है, और वो शहर छोड़कर कहीं चला गया है। उसके बारे में किसी को नहीं पता है। सहस बोला। क्या? सहस, तुम यहाँ? उसी वक्त छवि कमरे में आई और उसकी बात सुनकर उससे पूछा। छवि, तुम यहाँ कैसे? ये सवाल मुझे करना चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? ये मेरी आंटी हैं, मैं इनके घर में रहती हूँ और इनकी स्कूल की टीचर हूँ। छवि बोली। अच्छा, तो मेरी भी सुनो, ये मेरी मम्मी है, मैं इनका बेटा हूँ, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया है। सहस बोला। सच्ची? कमाल हो गया, ये दुनिया कितनी छोटी है। मैं इतनी दूर आई भी तो तुम्हारे घर। छवि बोली। सच में दुनिया बहुत ही छोटी है। मैडम छवि की ओर देखते हुए बोली। सहस, तुम संग्राम के बारे में क्या बता रहे थे? वो दिवालिया हो गया था, फिर कहीं चला गया, उसके बड़े भैया को हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। सहस ने बताया। छवि एकदम सुन्न हो गई। जहाँ बैठी थी वहीं बैठी सोच रही थी कि संग्राम कितना परेशान होगा। उसे मुझे उसके पास होना चाहिए था। अब बैठकर सोचने लग जाना। कहीं गया है, वापस आ जाएगा, चिंता ना करो। सहस ने उसे समझाया। उसे पता था कि ये क्या करेगी,
ऐसा करो छवि, तुम सहस के साथ घर चली जाओ, ये भी सफ़र से थका हुआ है, सुबह आ जाना, मैडम बोली। आंटी जी, मौली चली जाएगी, मैं यहीं रुकती हूँ, छवि बोली। फिर वो वहीं रुक गई। मौली सहस के साथ घर चला गया। संग्राम ने अपनी खिड़की से सहस को कार से उतरते देखा। वो हैरान होकर सहस को देखता रहा। ये इस घर में क्या कर रहा है? कहीं छवि इसी के साथ तो यहाँ नहीं आई? उसने मुझे झूठ बोला कि वो अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी और इसके साथ आ गई। वो पहले आ गई और ये बाद में आया ताकि मुझे पता न चले, और मैं उसे शरीफ और भोली भाली समझता रहा। सहस अंदर चला गया था, पर संग्राम वहीं खड़ा सोचता रहा। संग्राम को सारी रात नींद नहीं आई। जिस छवि के लिए वो सब कुछ समेट कर यहाँ आ गया, वो किसी और के लिए मुझे छोड़कर यहाँ आ गई है। मुझे ये बात पहले ही समझ लेनी थी। आखिर क्यों उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शायद मेरे लिए उसका प्यार, मेरे लिए उसकी नफ़रत से हार गया होगा, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। सहस ने अपना कमरा खोला। कमरा साफ किया हुआ था। सामने ही छवि की बनाई हुई पेंटिंग लगी थी। उसे याद आया कैसे संग्राम ने वो फ़ोटो उसे दी थी। उस वक्त वो छवि के साथ भी ठीक था। सहस सोच रहा था कि संग्राम इतना भी बुरा नहीं है। उसके साथ जो भी हुआ उसने उसे बुरा बना दिया। मौली ने उसे खाना खिलाया और अपने घर चली गई। सहस बहुत थका हुआ था, सो लेटते ही सो गया। सहस की लाइट बंद करते ही संग्राम ने देखा कि उस घर में लाइट बंद हो गई है, तो उसने छवि को फ़ोन किया। हेलो आंटी जी, कैसी हैं? हाँ जी ठीक हैं, अभी सो रही हैं, छवि बोली। आपके घर में एक लड़का आया, वो कौन है? अरे वो मैडम का बेटा है। मौली ने फ़ोन किया था कि मैडम बीमार हैं तो आया है। ओह, वो कार रुकी तो मुझे लगा शायद आंटी को छुट्टी हो गई है। जब उसे देखा तो आपसे पूछ लिया। जी अच्छा किया, शुक्रिया। आप ये शुक्रिया शब्द कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल नहीं करती? हर बात में शुक्रिया कह देती हैं। अच्छा, गुड नाइट, अब सो जाइए। आप भी थक गई होंगी। आंटी के साथ साथ अपना भी ध्यान रखिएगा, कहकर संग्राम ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन वो सुबह उठकर चाय नाश्ता लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। छवि अभी अभी उठी थी। संग्राम उस कमरे में आया तो वो वॉशरूम से निकल रही थी। दोनों का सामना हुआ तो संग्राम उसे देखता ही रह गया। छवि को अजीब लगा। मैडम ने भी उसे बुलाया। शरद, आ गए बेटा? मैंने सोचा कि तुम शायद आज नहीं आओगे। माँ से दूर भी भला कोई रह सकता है क्या? हाँ ये तो है ही। मेरा बेटा भी भाग आया है। उसे जब मेरे बारे में पता चला तो भाग आया यहाँ, मैडम बोली। छवि जी, ये चाय और नाश्ता है, आंटी को डालकर दे दीजिए और खुद भी ले लीजिए। छवि ने नाश्ता डालकर आंटी को दिया, फिर अपने लिए भी डाला। उसने देखा कि नाश्ता उसकी पसंद का था। अरे वाह, आपको पता है ये मेरा पसंदीदा नाश्ता है, छवि खुश होकर बोली। मुझे पता है, मेरा मतलब है कि मेरा फेवरेट नाश्ता है ना, इसलिए मुझे पता है कि ये कईयों का फेवरेट होगा, उसने कहा। वो वहीं सहस का वेट करने लगा। कुछ देर में सहस भी मौली के साथ आ गया। उसने भी संग्राम को देखा। संग्राम भी उसकी तरफ देख रहा था। बेटा, ये शरद है, इसने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया है और इसने ही मुझे ब्लड दिया है। बहुत एहसान है इसके हम पर, मैडम ने सहस को बताया। ओह थैंक यू, आप सच में काफ़ी अच्छे हैं। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते जो दूसरों की हेल्प करते हैं। जी थैंक यू की क्या बात है, जैसी आपकी मम्मी हैं ऐसी ही मेरी भी माँ ही हैं। फिर अंदर डॉक्टर आ गए तो उन सबको बाहर निकाल दिया। वो तीनों मौली के को अंदर छोड़कर कॉरिडोर में आ गए। सहज छवि के साथ ही बातें किए जा रहा था। संग्राम को गुस्सा आ रहा था। वो पता नहीं क्यों ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि छवि किसी और से बात करे। वो उन दोनों के पास ही खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। मीना बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। मैं सोच रहा था कि माँ को कैसे बताऊंगा। अब तुम आ गई हो तो तुम बता देना, सहस बोला। सच में मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे दोनों दोस्त एक साथ हो जाएं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, छवि खुश होकर बोली। संग्राम को अब समझ आया कि ये आज भी दोस्त ही हैं। मैंने हर बार इन्हें गलत समझा और हर बार इन्होंने मुझे गलत साबित किया। सुनो, तुम अब संग्राम को भूल गई ना? अगर हाँ तो ये अच्छी चॉइस है उसे छोड़ने के लिए। देखो कैसे तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, उससे हैंडसम भी है, सहस धीरे से बोला। पर संग्राम ने सुन लिया था। वो उन दोनों को इग्नोर मारने के लिए दूर पेड़ों को देखने लगा। सहस, तूने जिंदा रहना है या नहीं? आज तो बोल दिया ये बात, दोबारा ना कहना, वरना मीना को भूल जाना। मैंने संग्राम जी को प्यार किया था और उन्हीं से प्यार भी करती रहूंगी, चाहे मेरे सामने कोई भी सुंदर से सुंदर लड़का भी आ जाए। मैं तो संग्राम को ही चाहूँगी। छवि की बात सुनकर संग्राम बहुत खुश हुआ और खुद को कोसते हुए मन में बोला,
आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। शरद, वहाँ अकेले क्यों खड़े हो, हमारे पास आओ, सहस ने बुलाया। संग्राम उनके पास चला गया। आप क्या करते हो? मैं एक कंपनी शुरू की है, यहाँ शर्ट बनाते हैं। फ्री टाइम में चलना, तुम्हें भी दिखा लाऊंगा, संग्राम बोला। ज़रूर चलूँगा, आज तो मम्मी के साथ हूँ, मम्मी की छुट्टी होते ही चलूँगा। छवि भी चलेगी, सहस ने बोला। छवि की तरफ देखा तो वो उसे घूर रही थी। वो बोला, मैं कंपनी देखने को ही तो कह रहा हूँ, तुम इस तरह डराया ना करो। वो बोला, आप शुरू से ही ऐसी हैं या मैं ही इस लायक नहीं कि आप दोस्ती नहीं कर पा रहे? संग्राम बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मुझे स्कूल जाना है, बस इसीलिए ही मना कर रही थी। किसी दिन टाइम निकाल कर चलूँगी। छवि शर्मिंदा सी हो गई। सहस, तुम क्या करते हो? संग्राम ने जानबूझकर पूछा। मैं अहमदाबाद में आर्ट्स कॉलेज में पढ़ता हूँ, बस ये मेरा लास्ट ईयर है। अगर कॉलेज के बाद मेरे साथ काम करने का इरादा हुआ तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। कंपनी तुम्हारी अपनी है, संग्राम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जरूर, बड़े भाई के पास ही आऊँगा, कहकर उसने भी संग्राम के कंधे पर हाथ रख दिया। छवि खड़े होकर उन्हें देखती रही। संग्राम कुछ देर रुक कर कंपनी चला गया। वो अब निश्चिंत होकर आया। उसे अब सहस का डर नहीं था। उसने सुन लिया था कि सहस मीना को पसंद करता है। वो कंपनी में एंटर ही हुआ था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो सिड का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया। कमीने, तुझे अपने दोस्त की फ़िक्र है भी या नहीं? कल का पहुंचा हुआ हूँ, एक बार भी नहीं फ़ोन करके हाल चाल पूछा। सब मुझे ही करना पड़ता है, दोस्ती सिर्फ मैंने ही की है। ठीक है, अपनी कार रख अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। तेरी दोस्ती तो अपने पास रख। वो थोड़ा गुस्से में था। ठीक है बाबा, सॉरी। वो असल में यहाँ सहस आ गया था। पता है, जिसके घर छवि रह रही है वो सहस की माँ है। क्या? फिर कहीं छवि उसी के कारण तो वहाँ नहीं गई? मुर्दा बोले कफन फाड़े। बेवकूफ़, वो मेरी मेरी मतलब संग्राम की वाइफ है और सिर्फ उसे ही प्यार करती है। मैंने दोनों की बातें सुन ली थी। उन्हें सच में नहीं पता था। और दूसरा, वो उस मीना से प्यार करता है। उसने छवि से कहा कि वो उसकी और मीना से उसकी बात करेगी, उसकी मम्मी से, समझे? अच्छा, यहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं है। तेरे पापा हर्ष को कंपनी ले गए थे। वो अर्जुन से कह रहे थे कि वो तेरे पापा हैं, इसलिए ये कंपनी उनकी है। अब रवि क्या कर सकता था, उसने उन्हें कंपनी में आने दिया। अब वो ही कंपनी संभाल रहे हैं, लेकिन राइट्स अभी भी रवि के पास है। सिड ने सारी बात कह सुनाई। ठीक है, उन्हें करने दो। जब तक सब कुछ पता नहीं चलता उन्हें कुछ नहीं कहना। हाँ, सच। अब कार तो तूने लेनी ही नहीं है तो तू चाबी रवि को पकड़ा देना। दोस्ती तो है ही नहीं, संग्राम ने उसे छेड़ते हुए कहा। यार, कमाल करता है तू भी। अब क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त से इतना भी गुस्सा नहीं कर सकता? चल फ़ोन रख, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। संग्राम के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए सिर इधर उधर मारा और धीरे से बोला, ये नहीं सुधर सकता। संग्राम रोज कंपनी आने से पहले और छुट्टी के बाद हॉस्पिटल आ जाता था। सहस ने उसे छवि को प्यार भरी नज़रों से देखते देखा था, तो वो अक्सर छवि को अकेले छोड़ दे में छेड़ता। आज मजनू नहीं आया, टाइम तो कब का हो गया। थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए, कोई वेट कर रहा होता है। छवि भी इसे मजाक में लेती और उसे डांटते हुए कहती, ठीक है, फिर रांझा भी अपनी हीर मीना को भूल जाए, मैं भी बात नहीं करती। उनमें ये चलता ही रहता। मैडम अब काफ़ी ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी थी। सहस उन्हें घर लेकर आया। मौली ने इमली के साथ मिलकर घर की सफाई कर दी थी। सहस उन्हें उनके कमरे में ले गया। छवि ने उनके लिए खिचड़ी बना दी थी। सब उनके कमरे में इकट्ठे हो गए थे। काफ़ी देर तक बातें करते रहे। मैडम जी, ये लीजिए खिचड़ी खा लीजिए, फिर आराम कर लीजिएगा। मौली उनकी खिचड़ी कमरे में ही ले आई। ला मौली, ये ठीक किया। आंटी जी आज थक गई होंगी, खाकर आराम कर लेंगी। सहस, जरा आंटी को बिठाओ। सहस ने उन्हें बिठाया। छवि ने उनके पीछे तकिया रखा जिससे वो पीठ लगाकर आराम से बैठ सकें। खिचड़ी खाकर मैडम बोली, अच्छा ऐसा, अब तुम लोग भी खाना खाकर सो जाओ। मुझसे ज़्यादा तो तुम थक गए होगे। मम्मी, मैं यहीं आपके पास ही सो जाऊंगा, रात को उठना पड़ सकता है, सहस बोला। नहीं बेटा, तुम मेरे साथ क्यों तंग होते हो, तुम अपने कमरे में आराम से सोना। मम्मी, जब मैं बीमार होता था तब आप आराम से सोती थी। मुझे अब भी याद है, सारी सारी रात मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे सिरहाने बैठी रहती। फिर दिन भर भी मैं आपको तंग करता, कभी ये खाना है कभी वो खाना है कहकर।
अब मेरी बारी है, मुझे करने दीजिए, सहस बोला। उसकी बात से मैडम और छवि दोनों प्रभावित हुए। आंटी, अब मना मत कीजिएगा, आपका बेटा बड़ा हो गया है, छवि बोली। क्या हुआ शरद, तुम कब आए बेटा? मैडम ने दरवाजे पर खड़े संग्राम से पूछा। कुछ नहीं आंटी जी, सहस की बातें सुनकर आंखें भर आईं। मैंने कभी ऐसा प्यार नहीं पाया। मैं बीमार होता था तो अकेला ही सारी रात तड़पता रहता था। सुबह शाम नौकर आकर दवा दे देते थे। फिर धीरे धीरे आदत हो गई। सोचता था कि सबके साथ ऐसा ही होता होगा, लेकिन अब पता चला कि मैंने क्या गंवाया है। शरद ने रुआंसा होकर कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। मेरे पास आ, अब हम हैं ना, आगे से तू इस तरह की बातें ना करना। मैडम ने उसे अपने पास बुलाकर गले लगा लिया। तो दूसरी तरफ से सहस भी गले लगते हुए बोला, मैं भी। छवि ने अपना फ़ोन निकाल कर उनकी फ़ोटो खींची और उन दोनों को के फ़ोन में भेज दिया। फिर सब मैडम को सोने के लिए छोड़कर नीचे खाना खाने आ गए। संग्राम वापस अपने घर आने लगा तो सहस ने रोकते हुए बोला, शरद, अब खाना लग गया है तो खाकर जाओ। शरद तो पहले ही ये चाहता था। वो छवि के साथ समय गुजारने ही तो आया था। वो चाहता था कि वो छवि के सामने बैठा बस उसे ही देखता रहे। संग्राम के बैठते ही सहस ने छवि के पास से गुजरते हुए उसे कुहनी मारते हुए धीरे से कहा, देखा, मान गया ना मजनू। छवि ने उसके हल्के से थप्पड़ मारा और उसे संग्राम के साथ बैठा दिया। फिर वो उनके सामने बैठ गई। तीनों खाना खाने लगे। संग्राम खाना खाते हुए उसकी तरफ देखे जा रहा था। छवि भी महसूस कर रही थी। अचानक उसे संग्राम की याद आ गई। वो कहाँ चला गया होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा, खाना खाया होगा या नहीं। सोच सोचकर उसका दिल दुखी हो गया। उससे खाना नहीं खाया गया। वो उठकर खड़ी हो गई और बोली, बस मैंने खा लिया, तुम दोनों खा लो, मैं सोने जा रही हूँ। दोनों हैरान होकर उसे देखने लगे। संग्राम का दिल किया कि उसे पकड़कर पूछे कि क्या हुआ। क्या उसे मेरा देखना अच्छा नहीं लगा? मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वो खुद को कोस रहा था। क्या वो मेरे रुकने से नाराज़ हो गई? संग्राम ने सहज से पूछा। नहीं नहीं, असल में ये ऐसी ही है। कभी कभी तो हंसते हंसते रो पड़ती है और रोते रोते हंस पड़ती है, सहज बोला। संग्राम का दिल अंदर तक हिल गया। ये मैंने क्या कर दिया? इतनी प्यारी छवि को पागल कर दिया। सॉरी छवि, माफ़ कर दो मुझे। मुझे पता ही नहीं कि प्यार कैसे कहते हैं, प्यार कैसे करते हैं। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, चैन मुझे भी नहीं है। हर घड़ी तुम पर ही नजरें रहती हैं। उससे भी खाया नहीं गया। वो भी उठ खड़ा हुआ और हाथ धोकर बोला, अच्छा सहस, मैं भी चलता हूँ। सहस उससे बाहर तक छोड़ने आया। उसने देखा कि संग्राम भी दुखी सा हो गया था। वो बैठा सोच रहा था कि शायद उससे गलती हो गई। उसे छवि को इतना चिढ़ाना नहीं चाहिए था। वो उसके कमरे के बाहर गया और बोला, छवि, वो चला गया है, क्या हम बात कर सकते हैं? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो वो फिर से बोला, संग्राम के बारे में। तभी दरवाज़ा खुल गया। छवि सहस को बालकनी में ले गई। दोनों आराम से बैठ गए। तब सहस बोला, सॉरी अगर मेरा छेड़ना बुरा लगा हो तो। मैं तो तुम्हें खुश करना चाहता था। मुझे क्या पता था कि उल्टा तुम नाराज़ हो जाओगी। चलो अब माफ़ भी कर दो। वो संग्राम की क्या बात कर रहे थे तुम? छवि ने पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये पता लगा था कि वो दिवालिया हो गया था तो कहीं चला गया। अभी तक उसका पता नहीं चला, सहस ने बताया। हाँ, मैंने उस दिन तुम्हारी बात सुनी थी। आंटी संग्राम को कैसे जानती हैं? असल में वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे तो मैंने उन्हें बताया था कि तुम मशहूर संग्राम की पत्नी हो। तुम्हें बुरा लगा? कोई बात नहीं, मैंने वैसे तो सब कुछ आंटी को बता दिया था, बस उनका नाम नहीं बताया था। मुझे लगा शायद तुम लोग उन्हें जानते हो। नहीं नहीं, कहाँ वो कहाँ हम। वो तो मम्मी ने तुम्हारी फ़ोटो दिखाई तो तुम्हारी बात चल पड़ी, इसलिए मैंने संग्राम के बारे में बताया था, सहस बोला। ओह ठीक है। सहस, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगी। आगे से कभी मुझे शरद का नाम लेकर छेड़ा ना करो। अच्छा नहीं लगता और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं संग्राम को धोखा दे रही हूँ। मैं संग्राम के बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, छवि बोली। छवि, मेरी बात सुनो, संग्राम ने कभी तुम्हें कोई खुशी नहीं दी। अब जब तुम उससे अलग हो गई हो तो किसी अच्छे को चुन लो। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए ही तुम दोनों को मिलाना चाहता था। उसकी हरकतें देखकर लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। मेरी बात पर गौर करना, सहस बोला। तुम ऐसा करो, जाकर सो जाओ। तुम इस प्यार के बारे में क्या समझो? हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मीना को भूल कर किसी और से प्यार कर लो तो क्या कर लोगे? छवि, हमारी बात और है, तुम्हारी और है। चल ठीक है, आगे से नहीं कहूँगा। अब बस खुश। अच्छा मैं चलता हूँ, कहकर सहस चला गया। छवि वहीं बैठी संग्राम के बारे में सोच रही थी।
उसे पता नहीं था कि सामने के घर में लाइट बंद किए कोई खिड़की के पास कब से खड़ा उसी की ओर देख रहा था। संग्राम को उनकी बातें सुनाई तो नहीं दे रही थी, पर उसे महसूस हो रहा था कि छवि किसी के कारण परेशान है। छवि काफी देर बालकनी में बैठी सोचती रही कि अगर संग्राम यहाँ आ गया तो, पर उसे अगर मुझसे प्यार था तो यहीं आ जाता, पता नहीं वो कहाँ गया होगा। सोचकर उसने संग्राम का नंबर मिलाया। संग्राम खिड़की पर खड़ा उसे देख रहा था कि अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने फोन निकाल कर देखा। उसके पुराने नंबर पर छवि का फोन था। उसने जल्दी से फोन उठा लिया और छवि की तरफ देखते अपनी आवाज कड़क करके बोला, हेलो, कौन है? कहकर उसने सामने छवि की तरफ देखा। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो रो रही है। दोनों काफी देर कानों पर फोन लगाए एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे। छवि कुछ बोलने की हिम्मत न कर सकी। संग्राम उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था, सो उसने फोन बंद कर दिया। फोन बंद करने के बाद भी वो खिड़की से हटा नहीं, वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहा और छवि अपने कान पर फोन लगाए वैसे ही पत्थर बनी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो संग्राम को दिख नहीं रहे थे, पर वो उसकी तड़प को महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले।